नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर जहां हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिन्हें डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस के नाम से जाना जाता है। आखिर डिफ्यूज़न होता क्या है, उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर क्या-क्या होते हैं और ऑस्मोसिस क्या होता है, ये सब हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं डिफ्यूज़न क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम देखें तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये एक प्रोसेस होता है किसका? मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट का। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर एयर ब्लो होती है। एयर ब्लो होने के कारण क्या होता है, एयर के पार्टिकल, गैसेस के पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, उसी को एयर ब्लो कहा जाता है, हवा का चलना कहा जाता है। मतलब वहाँ पे गैसेस के पार्टिकल एक जगह से मूव कर रहे हैं दूसरी जगह की तरफ, तो उसे क्या कहते हैं? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स कहते हैं। तो उसी को हम डिफ्यूजन के रूप में भी ले सकते हैं। तो यहाँ लिखा गया है द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। वो मॉलिक्यूल्स चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, तो उसी के मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। और वो किस रीजन से किस तरफ होगा? जहां उन मॉलिक्यूल्स का हायर कंसंट्रेशन होगा, वहां से वो मूव करना स्टार्ट करेंगे और वहां जाकर के रुकेंगे जहां पे मॉलिक्यूल्स का कम कंसंट्रेशन होगा। मतलब कि हवा वहां से शुरू होती है जहां पे गैसेस के मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा होते हैं और वहां जाकर के रुकती है जहां पे गैसेस के मॉलिक्यूल सबसे कम होते हैं। इसी वजह से एयर ब्लो होती है, एयर का फ्लो होता है। मतलब हायर प्रेशर जहां एयर का होता है वहां से एयर स्टार्ट होती है और जहां लो प्रेशर होता है वहां पे एयर चलती है। तो यहाँ पे कहा गया है द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। ये एक प्रोसेस है मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट का। वो मॉलिक्यूल्स चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। उन मॉलिक्यूल्स के हायर कंसंट्रेशन से वो मॉलिक्यूल्स चलना स्टार्ट होंगे और कहाँ जाकर के रुकेंगे? टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। जैसे कि हम ये बीकर ले लेते हैं, इसमें एक तरफ क्या ले लिया जाता है? एक तरफ ये लिक्विड ले लिया जाता है हाई अमाउंट के अंदर और यहाँ लिक्विड ले लिया जाता है लो कंसंट्रेशन के अंदर। तो अब ये जो लिक्विड है यहाँ से यहाँ मूव करेगा, इस तरफ मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ लिक्विड की कंसंट्रेशन कम है। इसीलिए कहा जाता है द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स लाइक सॉलिड, लिक्विड और गैस फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। उसी को हम डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये डेफिनेशन समझ में आई होगी। अब ये जो मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, किसकी वजह से करते हैं? क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से मॉलिक्यूल को मूव करना पड़ता है, अपने अंदर मूवमेंट लानी पड़ती है? वो होती है उनकी काइनेटिक एनर्जी। उनके खुद के अंदर प्रेजेंट हुई एनर्जी को हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। और उसी की हेल्प से वो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? मूव करते हैं। सो द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दिस प्रोसेस इज ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी। उनकी खुद की काइनेटिक एनर्जी की वजह से मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर देते हैं। एंड दिस काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल डेवलप्स ए प्रेशर कॉल्ड डिफ्यूजन प्रेशर। मतलब कि ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये इतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं कि ये लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना चाहते हैं। ऊपर वाले मॉलिक्यूल भी प्रेशर बना रहे हैं और इस डेवलप हुए प्रेशर को क्या कहते हैं? डिफ्यूजन प्रेशर। डिफ्यूजन प्रेशर वो प्रेशर होता है जो डेवलप होता है किसकी वजह से? डिफ्यूजन पार्टिकल्स की वजह से। जो डिफ्यूज होना चाहते हैं, जो दूसरी जगह जाना चाहते हैं, उन्हीं को ही हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन पार्टिकल कहते हैं। और वो जो प्रेशर लगाते हैं और उन्हें हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन प्रेशर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ क्या है? यहाँ जो मूवमेंट हो रहा है मॉलिक्यूल्स का, वो किसकी वजह से हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी की वजह से। और काइनेटिक एनर्जी क्या डेवलप करती है? डिफ्यूजन प्रेशर डेवलप करती है, जिसकी वजह से क्या होता है? मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का। और उस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं? कुल मिला के डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द डिफ्यूजन ऑफ वन मैटर इज इंडिपेंडेंट टू अदर। मतलब कि इस बीकर के अंदर मैंने अभी लिक्विड रखा था, अगर यहाँ मैं सॉलिड पार्टिकल भी रख देता हूँ और यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन है, यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन है सॉलिड पार्टिकल की, या फिर आप अपोजिट ले लीजिए, यहाँ पे लिक्विड कम है, यहाँ पे सॉलिड ज़्यादा है और यहाँ पे सॉलिड
कम है। तो सॉलिड यहाँ से यहाँ मूव करेगा बट लिक्विड यहाँ से यहाँ मूव करेगा। मतलब जो दो कंपोनेंट है जिनका डिफ्यूजन हो रहा है वो एक दूसरे के रास्ते में रोड़ा नहीं बनेंगे, एक दूसरे के रास्ते को नहीं रोकेंगे, वो दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंटली अपना डिफ्यूजन प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। तो इसीलिए यहाँ कहा गया है द डिफ्यूजन ऑफ वन मैटर इज इंडिपेंडेंट टू अदर। तो एक मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन दूसरे मॉलिक्यूल के डिफ्यूजन को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगा, वो अपने अपने डिफ्यूजन के प्रोसेस को इंडिपेंडेंटली कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फ्रॉम सोयल वाटर एंड आयंस ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक साल्ट एब्जॉर्ब्ड इनटू प्लांट थ्रू रूट सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। हमने ये सुना है कि जो रूट्स होती हैं वो प्लांट के लिए वाटर और आयंस एब्जॉर्ब करती है। कहाँ से एब्जॉर्ब करती है? सोयल से एब्जॉर्ब करती है। और वो एब्जॉर्ब जब करती है वो किस प्रोसेस से करती है? उस प्रोसेस का नाम होता है डिफ्यूजन। यही इस पॉइंट के अंदर बताया गया है। अब देख लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन। कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं? रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब कि पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहे हैं, उनकी जो स्पीड है, उनका जो टाइमिंग है वो कम ज़्यादा होता रहता है कुछ फैक्टर की प्रेजेंस और एब्सेंस के अंदर। तो वो फैक्टर्स कौन से हैं जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को, पार्टिकल्स के मूवमेंट को अफेक्ट करते हैं? वो कौन कौन से हैं? पहली बात करते हैं टेम्परेचर। अगर किसी भी पार्टिकल का आप अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है? उस पार्टिकल के अंदर मूवमेंट बढ़ जाता है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है मूवमेंट की, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है? बढ़ गया है। तो हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर रेट ऑफ डिफ्यूजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हम एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम पानी का पतीला गैस के ऊपर रख देते हैं और हम गैस ऑन कर देते हैं तो उस पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से मूव करने लगते हैं। तो पानी के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, जिसकी वजह से वो फास्ट मूव करेंगे और वो क्या होते हैं? इवेपोरेट हो जाते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, गैस की फॉर्म के अंदर मूव करने लग जाते हैं, ज़्यादा स्पीड बना लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है मॉलिक्यूल की, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से उनकी मूवमेंट फास्ट हो जाती है, जिसकी वजह से रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन। नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं डिफ्यूजन मीडियम। जो पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है उसके बीच में जो मीडियम प्रेजेंट है वो कैसा है? वो मीडियम जिसके थ्रू एक पार्टिकल दूसरे जगह जा रहा है, उस मीडियम के अंदर कैसी कैरेक्टरिस्टिक हैं वो डिसाइड करता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसा होगा, स्लो होगा या फास्ट होगा। मतलब डेंस होगा अगर मीडियम गाढ़ा होगा तो क्या होगा? स्लो होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो हम कह सकते हैं कि एयर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? जल्दी और ज़्यादा तेज़ी से मूव कर सकते हैं, बट वाटर के अंदर बहुत ही ज़्यादा मूव नहीं कर सकते, हम बहुत ही स्लो स्पीड के अंदर मूव कर सकते हैं। तो पानी की डेंसिटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू एयर के। तो मीडियम अगर डेंस होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा? कम होगा। तो हम कह सकते हैं डेंसर इज द मीडियम, स्लोअर इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो सेकंड फैक्टर है डिफ्यूजन मीडियम। जिस मीडियम के थ्रू पार्टिकल डिफ्यूज हो रहा है, डिफ्यूजन की प्रोसेस कर रहा है, वो मीडियम कैसा है? अगर डेंस नेचर का है, थोड़ा गाढ़ा है, तो क्या हो सकता है? वहां पे रेट ऑफ डिफ्यूजन कम हो सकती है, स्लो हो सकती है। नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट। जो पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं उन पार्टिकल्स के अंदर प्रेशर कौन सा है? वो है डिफ्यूजन प्रेशर। वो डिफ्यूजन प्रेशर अगर ज़्यादा है तो डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, अगर डिफ्यूजन प्रेशर कम है तो डिफ्यूजन कम होगा। मतलब यहाँ से धक्का कम लग रहा है पार्टिकल्स के ऊपर तो यहाँ से यहाँ कम पार्टिकल्स ही जाएंगे, अगर यहाँ पे धक्का ज़्यादा लग रहा है तो पार्टिकल यहाँ से यहाँ ज़्यादा मूव करेंगे। तो उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट। डिफ्यूजन का जो प्रेशर है, डिफ्यूजन जो प्रेशर है वो कैसा है? उसकी मात्रा कम है या फिर ज़्यादा है? तो हम कह सकते हैं कि डिफ्यूजन प्रेशर जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ही ज़्यादा। जितना ज़्यादा धक्का लगेगा, जितना ज़्यादा प्रेशर लगेगा पार्टिकल के ऊपर, उतना ही ज़्यादा पार्टिकल यहाँ से यहाँ मूव करेंगे। तो प्रेशर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन के। नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ डिफ्यूजन पाथवे। जिस पाथवे से वो मूव कर रहा है पार्टिकल,
उस पाथवे का क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा है। अगर चौड़ा है तो आसानी से पार्टिकल मूव कर सकता है, अगर कम है क्रॉस सेक्शन एरिया तो पार्टिकल आसानी से मूव नहीं कर पाएंगे, थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी। तो सीधी सी बात है, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा तो डिफ्यूज़न, रेट ऑफ डिफ्यूज़न क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न भी कम ही होगा। जैसे मान के चलते हैं कि वाटर को अगर इतनी पतली पाइप में से निकालेंगे तो वो कम यहाँ पहुँचेगा, पतली पाइप में से अगर मोटी पाइप लगाएंगे तो वाटर यहाँ से यहाँ ज़्यादा जल्दी पहुँचेगा। तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये इसके ऊपर ही डिपेंड करता है डिफ्यूज़न, रेट ऑफ डिफ्यूज़न। अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम है तो पानी यहाँ से यहाँ कम पहुँचेगा, तो मतलब रेट ऑफ डिफ्यूज़न कम हुआ। अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है, इसका एरिया ज़्यादा है, ये अगर मोटी पाइप है तो पानी यहाँ से यहाँ ज़्यादा पहुँचेगा। तो हम कह सकते हैं कि क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड होता है रेट ऑफ डिफ्यूज़न। तो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ डिफ्यूज़न पाथवे, उस पाथवे का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ डिफ्यूज़न। तो ये था चौथा फैक्टर जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं लेंथ ऑफ पाथवे। अगर इस पाथवे का लेंथ, अगर ये पाइप बड़ी है तो यहाँ से यहाँ वाटर को पहुँचने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा, तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न क्या हुआ, कम हुआ। अगर इस पाइप की दूरी कम है, छोटा पाइप है, तो पानी यहाँ से यहाँ इस पाइप की इस छोर से उस छोर तक आसानी से जल्दी से पहुँच जाएगा। तो लेंथ क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ डिफ्यूज़न के। जो पाथवे है उसकी लेंथ कम होगी तो डिफ्यूज़न जल्दी हो जाएगा, पाथवे है उसकी लेंथ ज़्यादा होगी तो डिफ्यूज़न कम होगा। तो इसमें हम कह सकते हैं लेंथ ऑफ पाथवे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ डिफ्यूज़न। अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो डिफ्यूज़न कम होगा, लेंथ कम होगी तो डिफ्यूज़न ज़्यादा होगा। ये है पांचवा फैक्टर जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट फैक्टर, डेंसिटी ऑफ डिफ्यूजिंग सब्सटेंस। जो पार्टिकल डिफ्यूज हो रहा है, वाटर है, गैस है, कोई सॉलिड है, उस पार्टिकल की डेंसिटी क्या है। उस पार्टिकल की अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो डिफ्यूज़न कम होगा, अगर उस पार्टिकल की डेंसिटी कम है तो उसका डिफ्यूज़न जल्दी होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि जो गैस होते हैं उनकी जो डेंसिटी होती है बहुत कम होती है, बहुत हल्की होती है एयर, जो गैस होती हैं बहुत हल्की होती है, तो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। गैसेस पार्टिकल बहुत ही हल्के होते हैं तो वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, तो उनका डिफ्यूज़न ईजिली हो सकता है। ठीक है, मतलब डेंसिटी कम तो डिफ्यूज़न ईजी। अगर डेंसिटी ज़्यादा, जैसे कि अगर वाटर ले लेते हैं एज़ कम्पेयर टू गैस, तो वाटर गैस के कंपैरिजन में धीरे मूव करेगा, तो हम कह सकते हैं कि एज़ कम्पेयर टू गैस वाटर बहुत धीरे मूव करता है, उसका डिफ्यूज़न बहुत धीरे होता है, रेट ऑफ डिफ्यूज़न कम होता है। तो उसके रिलेटेड एक लॉ दिया गया है जिसे कहा जाता है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न। जो डेंसिटी है डिफ्यूजिंग पार्टिकल की, उसकी डेंसिटी किसके ऊपर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, किसे, रेट ऑफ डिफ्यूज़न से। d that is diffusion and small d is density of particle. So diffusion is inversely proportional to the square of density of particle. This relation is called Graham's law of diffusion. तो मैंने आपको ये 6 फैक्टर बताए, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कौन कौन से। पहला टेम्परेचर जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ डिफ्यूज़न के। दूसरा डिफ्यूज़न मीडियम जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन ही होता है। डेंसर इज द मीडियम, मीडियम जैसा जितना ज़्यादा डेंसर होगा और उतना ही स्लोअर क्या होगा, रेट ऑफ डिफ्यूज़न। तो डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है मीडियम के। तो डिफ्यूज़न प्रेशर ग्रेडियंट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितना ज़्यादा डिफ्यूज़न प्रेशर होगा उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूज़न होगा। नेक्स्ट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ डिफ्यूज़न पाथवे, जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा होगा उतने ही जल्दी क्या होगा, डिफ्यूज़न होगा, रेट ऑफ डिफ्यूज़न फास्ट होगा। लेंथ ऑफ पाथवे जितना ज़्यादा होगा उतना ही कम रेट ऑफ डिफ्यूज़न होगा। नेक्स्ट डेंसिटी ऑफ डिफ्यूजिंग सब्सटेंस, वो क्या होगा, स्क्वायर ऑफ द डेंसिटी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये हैं 6 फैक्टर जो कि रेट ऑफ डिफ्यूज़न को अफेक्ट करते हैं। हम देख चुके हैं कि डिफ्यूज़न क्या होता है, डिफ्यूज़न कैसे वर्क करता है और कौन से फैक्टर्स हैं जो डिफ्यूज़न के रेट को अफेक्ट करते हैं। बट जो डिफ्यूज़न है काम क्या आता है, हम किस लिए उसको पढ़ रहे हैं, तो आइए देखते हैं कि डिफ्यूज़न का सिग्निफिकेंस क्या है
हमारे लिए बायोलॉजी के अंदर। तो बायोलॉजी के अंदर जो डिफ्यूजन का सिग्निफिकेंस है वो इन 5 पॉइंट के अंदर मैंने डिस्क्राइब किया है। आइए एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। तो डिफ्यूजन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन एंड अपटेक ऑफ वाटर इन प्लांट। मतलब कि जब प्लांट वाटर को अपटेक करते हैं, किसके थ्रू, किस पार्ट के थ्रू अपटेक करते हैं, रूट्स के थ्रू अपटेक करते हैं। तो वो अपटेक ऑफ वाटर है वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। बिना डिफ्यूजन के वाटर को अपटेक नहीं किया जा सकता प्लांट के द्वारा। तो डिफ्यूजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपटेक मतलब एब्जॉर्प्शन एंड अपटेक ऑफ वाटर। वाटर के एब्जॉर्प्शन और अपटेक के लिए क्या जरूरी होता है, डिफ्यूजन की प्रोसेस जरूरी होती है, इसलिए हमने डिफ्यूजन को पढ़ा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट हेल्प इन ट्रांसलोकेशन ऑफ सोल्यूट। मतलब प्लांट के अंदर जो सोल्यूट होते हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी डिफ्यूजन की प्रोसेस का ही काम होता है। दूसरा, ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ गैस। मतलब सोल्यूट को, मतलब सॉलिड पार्टिकल हो, लिक्विड पार्टिकल हो या फिर गैस पार्टिकल हो, प्लांट में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम होते हैं। और उनके अंदर कौन सी प्रोसेस होती है, उनके अंदर प्रोसेस होती है डिफ्यूजन, जिसकी वजह से क्या होता है, ट्रांसलोकेशन पॉसिबल हो पाता है। तो सेकंड पॉइंट के अंदर यही है कि डिफ्यूजन हेल्प इन ट्रांसलोकेशन ऑफ सोल्यूट, वाटर एंड गैसेज थ्रू आउट द प्लांट। पूरे प्लांट के अंदर जो ट्रांसलोकेशन होता है, ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या होता है, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन के ऊपर ट्रांसफर करना। तो ट्रांसलोकेशन ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के अंदर क्या जाता है, ग्लूकोज आ सकता है, सुक्रोज वगैरह आ सकता है। ये क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं प्लांट के अंदर। वाटर आ जा सकता है और गैसेस का मूवमेंट होता है, वो किसकी वजह से होता है, प्रोसेस जिसे डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डिफ्यूजन ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम लीव्स फैसिलिटेट ट्रांसपिरेशन। एक प्रोसेस होता है प्लांट्स के अंदर जिसको हम ट्रांसपिरेशन के नाम से जानते हैं। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, द मूवमेंट एंड रिलीज ऑफ वाटर वेपर्स। प्लांट के अंदर से वाटर वेपर का निकलना, बाहर निकलना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के अंदर क्या होता है, वाटर वेपर, छोटी छोटी जो वाटर वेपर्स की बूंदें होती हैं वो क्या होती है, प्लांट में से बाहर निकल जाती है थ्रू द पोर कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू वो वाटर वेपर बाहर निकलते हैं, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लीव्स के अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। तो उस ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के अंदर भी क्या होता है, डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है। तो यहाँ डिफ्यूजन ऑफ वाटर वेपर, जो वाटर वेपर होते हैं वो बाहर कैसे निकलते हैं, लीफ के अंदर से। पहले तो सेल के अंदर होते हैं, लीफ की सेल्स के अंदर, बट वो डिफ्यूजन जब प्रोसेस होती है जिसकी वजह से जो वाटर वेपर्स होते हैं वो लीफ के बाहर आ जाते हैं। फ्रॉम वाटर वेपर फ्रॉम लीव्स फैसिलिटेट ट्रांसपिरेशन। अब उस कंप्लीट प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन के नाम से जानते हैं। तो ट्रांसपिरेशन क्या है, द रिलीज ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द लीव्स, इसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं। उसके लिए हेल्प कौन करता है, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन किसके अंदर हेल्प करता है, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के अंदर हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ऑर्डर ऑफ फ्लावर। जो हम फूलों की सुगंध लेते हैं, खुशबू लेते हैं, वो किसकी वजह से होती है, वो डिफ्यूजन की वजह से ही खुशबू फैलती है। वो क्या होती है, एयर मतलब गैसेस पार्टिकल होते हैं जो एक ऑर्डर प्रोवाइड करते हैं, हमें बहुत ही अच्छी फील दिलाते हैं। वो किसकी वजह से, तो वो गैसेस पार्टिकल फ्लावर से निकल करके चारों और सराउंडिंग के अंदर फैल जाता है डिफ्यूजन की वजह से। तो ऑर्डर ऑफ फ्लावर स्प्रेड फार अवे, फार अवे मतलब फूलों से दूर फैल जाती है फूलों की खुशबू ड्यू टू डिफ्यूजन, डिफ्यूजन की वजह से। एंड हेल्प्स इन अट्रैक्टिंग पोलिनेटर्स, जो पोलिनेटर्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए क्या होता है, फूलों की खुशबू फूल से दूर तक फैल जाती है, किस प्रोसेस के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू। तो खुशबू में क्या होता है, ऑर्डर के अंदर होता क्या है, वो गैसेस पार्टिकल ही होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लग जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस का एक्सचेंज, आपको पता है कि प्लांट्स क्या होते हैं, नॉर्मली CO2 लेते हैं और O2 को रिलीज करते हैं, या फिर O2 अपने अंदर ही कंज्यूम कर लेते हैं, किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए। तो वो जो CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं एनवायरनमेंट से, वो भी किस प्रोसेस के थ्रू होता है, उसे ही हम डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे लिखा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस का एक्सचेंज बिटवीन सेल्स एंड सराउंडिंग। जो प्लांट की सेल हैं और जो सराउंडिंग एरिया है
वहाँ उन दोनों के बीच में गैसेस का एक्सचेंजमेंट होता है, वो भी किस प्रोसेस के थ्रू होता है? डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू होता है, बाय डिफ्यूजन। दस सप्लाइंग CO2 फॉर फोटोसिंथेसिस, मतलब गैसेस का एक्सचेंजमेंट मतलब CO2 सराउंडिंग से प्लांट के अंदर सप्लाई हुई है, किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। एंड O2 फॉर रेस्पिरेशन, और ऑक्सीजन किसके लिए? रेस्पिरेशन के लिए यूज आती है। तो इन गैसेस का भी क्या होता है? एक्सचेंज होता है सेल टू सराउंडिंग के बीच में, वो भी किसकी वजह से होता है? डिफ्यूजन की वजह से होता है। तो ये 5 पॉइंट हैं जो सिग्निफिकेंस बताते हैं कि डिफ्यूजन किस किसके काम आते हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। ये काम आता है पहला कि वाटर के अपटेक के अंदर, दूसरा सोल्यूट वाटर एंड गैसेस के ट्रांसलोकेशन के अंदर काम आते हैं थ्रू आउट द प्लांट। तीसरा कि डिफ्यूजन किसके अंदर काम आता है? ट्रांसपिरेशन करवाने के अंदर हेल्प करता है। चौथा देखते हैं कि पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर जो ऑर्डर रिलीज करते हैं वो भी किस प्रोसेस के थ्रू करते हैं? डिफ्यूजन के थ्रू करते हैं। पांचवा देखते हैं कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है सेल और सराउंडिंग के बीच में, वो किसके लिए हेल्प करते हैं? फोटोसिंथेसिस या फिर रेस्पिरेशन के लिए हेल्प आती हैं वो गैसेज, उनका एक्सचेंजमेंट भी डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ही होता है। डिफ्यूजन की प्रोसेस देखने के बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ आते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। आखिर ऑस्मोसिस क्या होती है? डिफ्यूजन हमने देखा, डिफ्यूजन क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में से किसी का भी मूवमेंट हो, किसके थ्रू? एक ऐसे मीडियम के थ्रू जहां तीनों को पास किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। तो डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस फ्रॉम द फुल्ली परमिएबल मीडियम। एक ऐसे मीडियम से पास करवाना किसी भी मटेरियल को, किसी भी पार्टिकल को जो कि फुली परमिएबल हो, हर किसी को पास होने की परमिशन दे, उस मीडियम के थ्रू अगर सॉलिड, लिक्विड, गैस पार्टिकल मूव हो रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन का नाम देते हैं। बट ऑस्मोसिस क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल। ये प्रोसेस के अंदर क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट होता है। सॉल्वेंट पार्टिकल मतलब कि वाटर का मूवमेंट होता है फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। जहां वाटर की अमाउंट ज्यादा होगी वहां से वाटर मूव होना स्टार्ट करेगा, जहां वाटर की अमाउंट कम होगी वहां जाकर के वो वाटर रुक जाएगा। मतलब वाटर का तो मूवमेंट होगा बट हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। और किसके थ्रू? यहाँ जो मीडियम प्रेजेंट होगा वो कैसा होगा? सेमी परमिएबल मीडियम प्रेजेंट होगा। हमने डिफ्यूजन के अंदर क्या देखा था? वहाँ जो मीडियम प्रेजेंट होता है वो फुल्ली परमिएबल होता है, हर किसी को पास होने की परमिशन देता है। बट यहाँ जो दो सॉल्यूशन डिफरेंशिएट होंगे, डिवाइड होंगे अलग अलग, वो वहाँ वो जो बीच में मीडियम प्रेजेंट होगा, जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, वो मेम्ब्रेन कैसी होगी? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी। मतलब कि वो सारे पार्टिकल को मूव होने की परमिशन नहीं देगा। वो मेम्ब्रेन, वो मीडियम सारे पार्टिकल को मूव होने की परमिशन नहीं देगा एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। एग्जाम्पल के लिए हम इस डायग्राम के अंदर देखें कि यहाँ बीच में इस बीकर में पार्टीशन कर दिया गया है। ये पार्टीशन का जो नेचर है वो कैसा है? ये जो मेम्ब्रेन है ये कैसी है? ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब कि यहाँ लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, वाटर भरा हुआ है, यहाँ भी वाटर भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे वाटर कम है इस साइड, यहाँ पे वाटर ज़्यादा है। वाटर का मूवमेंट होना है, वाटर का मूवमेंट होना है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। किस मीडियम के थ्रू? इस मीडियम के थ्रू। ये जो मेम्ब्रेन है इस मीडियम के थ्रू। ये मेम्ब्रेन का नेचर कैसा है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर इस वाटर के भी करके इस पार्टीशन के अंदर यहाँ पे सोल्यूट पार्टिकल भी प्रेजेंट हैं, तो इन सोल्यूट पार्टिकल्स के अंदर भी यहाँ कंसंट्रेशन हाई है, यहाँ कंसंट्रेशन कम है। बट इन सोल्यूट पार्टिकल का मूवमेंट इधर नहीं होगा, क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन है सिर्फ किसको पास होने की परमिशन देगी? वाटर मॉलिक्यूल को पास होने का ही परमिशन दे सकती है। तो इसी वजह से हमने कहा सेमी परमिएबल। सेमी का मतलब हाफ, परमिएबल का मतलब परमिशन देना। ये सिर्फ हाफ ही परमिशन देती है, कुछ कुछ पार्टिकल्स को ही परमिशन दे सकती है। मतलब वाटर मॉलिक्यूल को परमिशन देगी यहाँ से यहाँ आने के लिए, क्योंकि वाटर का जो यहाँ पे लेवल है काफ़ी हाई है, यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है। तो वाटर का मूवमेंट यहाँ से यहाँ होगा। किसके थ्रू हुआ? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू हुआ। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस का नाम देंगे। आपने देखा कि यहाँ पे सोल्यूट पार्टिकल यहाँ मूव नहीं हुए, सॉलिड पार्टिकल यहाँ पे मूव नहीं हुए। तो ऑस्मोसिस की कंप्लीट डेफिनेशन क्या है? दोबारा से देखते हैं। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल। वाटर का ही मूवमेंट है सिर्फ,
फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ व्हेन टू आर सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जब दो पार्टीशन हो, दो मतलब दो बीकर के बीच में जो पार्टीशन हो, दो चैम्बर के बीच में जो पार्टीशन हो वो कैसा हो, सेमी परमेबल नेचर का हो, तभी जो वाटर का मूवमेंट होगा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, उसे हम ऑस्मोसिस का नाम देंगे। उम्मीद करता हूं आपको ऑस्मोसिस समझ में आई होगी पहली डेफिनेशन। अगर दूसरी डेफिनेशन की तरफ चलें तो वो एनर्जी की टर्म के अंदर है। एनर्जी की टर्म के अंदर डेफिनेशन देख लेते हैं हम। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल। बिल्कुल, ऑस्मोसिस क्या है, मूवमेंट है किसका, सॉल्वेंट पार्टिकल का, वाटर के पार्टिकल का मूवमेंट है फ्रॉम ए रीजन ऑफ इट्स हायर केमिकल पोटेंशियल। हायर केमिकल पोटेंशियल। अब बात आती है केमिकल पोटेंशियल क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिए कि केमिकल पोटेंशियल होता क्या है। देखिए, केमिकल पोटेंशियल इज ए फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी का मतलब देखिए कि यहाँ इस बीकर के अंदर प्योर वाटर प्रेजेंट है, प्योर वाटर प्रेजेंट है, मतलब इसके पास कोई भी, इस बीकर के अंदर कोई भी सोल्यूट पार्टिकल ऐड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल ही प्रेजेंट है। दूसरा बीकर हम ले लेते हैं, ये बीकर ले लेते हैं, इसके अंदर वो वाटर मॉलिक्यूल हैं, बट साथ में क्या प्रेजेंट है, सोल्यूट पार्टिकल भी प्रेजेंट है। आपने ये देखा होगा कि जब सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट और सोल्यूट पार्टिकल होते हैं वो डिसोल्व हो जाते हैं, सोल्यूट पार्टिकल्स, सोल्यूट पार्टिकल डिसोल्व हो जाते हैं, मतलब सॉल्वेंट पार्टिकल के अंदर गुम हो जाते हैं, वो दिखाई देना बंद हो जाते हैं। दिखाई देना बंद क्यों होते हैं वो देखते हैं कि ये जो सोल्यूट पार्टिकल हैं, जैसे कि हमने चीनी के टुकड़े ले लिए, ये जो सोल्यूट पार्टिकल है इसके चारों तरफ जो सॉल्वेंट पार्टिकल हैं वो आकर के अटैच हो जाएंगे, बिल्कुल अटैच हो जाएंगे। तो ये क्या करेंगे, सोल्यूट पार्टिकल को ढक लेंगे, जिसकी वजह से हमें घोलने के बाद वो सोल्यूट पार्टिकल नजर नहीं आते। ठीक है, इसी तरह इस सोल्यूट पार्टिकल को भी सॉल्वेंट पार्टिकल ढक लेंगे, इसी तरह इस सोल्यूट पार्टिकल के हम भी सोल्यूट पार्टिकल को भी सॉल्वेंट पार्टिकल ढक लेंगे। बट इस बीकर के अंदर कोई सोल्यूट पार्टिकल नहीं है, तो सॉल्वेंट पार्टिकल इसी तरह नॉर्मली मूव करते रहेंगे। अब देखो, इन दोनों बीकर के कंपैरिजन में देखते हैं, हम इन दोनों बीकर को कंपेयर करते हैं कि यहाँ पे जो फ्री सॉल्वेंट पार्टिकल हैं, फ्री, मैं कह रहा हूं कि कोई भी सोल्यूट के साथ अटैच नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सॉल्वेंट पार्टिकल कम है जो सोल्यूट के साथ अटैच नहीं है, बट यहाँ पे सोल्यूट के मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट के पार्टिकल बहुत ज़्यादा हैं जो कि फ्री नेचर के हैं, किसी सोल्यूट के साथ अटैच नहीं है, तो यहाँ पे इनकी फ्री एनर्जी ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट पार्टिकल फ्री नेचर के अंदर ज़्यादा है, वो कहीं भी मूव कर सकते हैं। बट यहाँ पे सॉल्वेंट के पार्टिकल कम हैं जो फ्री नेचर के अंदर हैं, कि यहाँ पे मूवमेंट वो कम दिखा सकते हैं, कम पार्टिकल ही ऐसे बचे हैं जो मूव कर सकते हैं, बट ज़्यादातर पार्टिकल कहाँ आ गए, इस सोल्यूट पार्टिकल के साथ अटैच हो गए। तो यहाँ पे वाटर की फ्री एनर्जी क्या है, कम है, क्योंकि यहाँ पे मूव करने वाले वाटर के पार्टिकल्स कम है, तो यहाँ इसकी पोटेंशियल क्या है, केमिकल पोटेंशियल कम है, और यहाँ क्या है, इसकी केमिकल पोटेंशियल ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे फ्री मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, फ्री एनर्जी ज़्यादा है, इसकी वजह से इसका केमिकल पोटेंशियल ज़्यादा है। तो हमने केमिकल पोटेंशियल के अंदर क्या देखा, इट इज़ ए फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी इसके अंदर ज़्यादा है, इट इज़ ए फ्री एनर्जी पर मोल ऑफ सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस के एक मोल की फ्री एनर्जी कितनी है उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल पोटेंशियल। तो किसी भी प्योर वाटर का जो फ्री एनर्जी होती है सबसे ज़्यादा होती है, तो मतलब इसके साथ कोई सोल्यूट अटैच नहीं है, तो इसके पार्टिकल्स क्या हैं, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ईजिली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, तो इसकी फ्री एनर्जी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस, क्योंकि इसकी जो सोल्यूट मतलब जो सोलवेंट पार्टिकल्स थे वो सोल्यूट पार्टिकल के साथ अटैच हो गए हैं, उसके साथ बॉन्ड बना चुके हैं, तो वो फ्री अब नहीं रहे, तो यहाँ पे सोलवेंट के पार्टिकल फ्री बहुत कम है, तो इस बीकर के अंदर क्या है, फ्री एनर्जी कम है एज कंपेयर टू दिस, यहाँ फ्री एनर्जी ज़्यादा है। तो हम एनर्जी की फॉर्म के अंदर एक डेफिनेशन देख लेते हैं, ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, सोलवेंट पार्टिकल मतलब वाटर का मूवमेंट होता है ऑस्मोसिस के अंदर, फ्रॉम ए रीजन ऑफ इट्स हायर केमिकल पोटेंशियल। हायर केमिकल पोटेंशियल इन दोनों के अंदर किस बीकर में है, इस बीकर में हायर केमिकल पोटेंशियल है, वाटर का केमिकल पोटेंशियल यहाँ ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, जो अभी मैंने बताया। तो फ्रॉम ए रीजन ऑफ इट्स हायर केमिकल पोटेंशियल टू द रीजन ऑफ लोअर केमिकल पोटेंशियल, तो वाटर यहाँ से यहाँ मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पे हायर केमिकल पोटेंशियल है वाटर की, और यहाँ पे केमिकल पोटेंशियल वाटर की
कम है। तो इस डेफिनेशन के अंदर ये बताया गया है कि वाटर का मूवमेंट होगा किसके तरफ होगा, हायर केमिकल पोटेंशियल से लोअर केमिकल पोटेंशियल की तरफ होगा। और बीच में जो मीडियम है वो कैसा होना चाहिए, सेमी परमिएबल नेचर का होना चाहिए। उसे हम क्या बोल सकते हैं, एनर्जी की टर्म के अंदर ऑस्मोसिस बोल सकते हैं। तो दो डेफिनेशन बताई। पहली डेफिनेशन मैंने बताई फ्रॉम देयर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन जहाँ हाई होगी और उसके लो कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर एनर्जी की टर्म के अंदर बात करें तो वाटर की जो केमिकल पोटेंशियल जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ से वाटर मूव करना स्टार्ट करेगा, जहाँ पे केमिकल पोटेंशियल वाटर की कम होगी वहाँ पे जाके वाटर रुक जाएगा। और किसके थ्रू डिवाइड होने चाहिए, दो पार्टीशन कैसे होना चाहिए, ये दो पार्टीशन किसके थ्रू डिवाइड होना चाहिए, ये होना चाहिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तभी हम जाके ऑस्मोसिस बोल सकते हैं। और केमिकल पोटेंशियल क्या होता है, ये एक फ्री एनर्जी होती है किसी भी सब्सटेंस के पर मोल के। किसी भी सब्सटेंस उसका एक मोल उठा लो, उसके अंदर कितनी फ्री एनर्जी है उसको हम बोलते हैं केमिकल पोटेंशियल। तो प्योर वाटर की सबसे ज़्यादा केमिकल पोटेंशियल होती है। तो ये डेफिनेशन ऑस्मोसिस की ध्यान रखना। अगर आपको ये डेफिनेशन समझ नहीं आई है तो दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके देखो। अब देखते हैं टाइप ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस दो टाइप की पाई जाती हैं, पहला एंडोऑस्मोसिस और दूसरा एक्सोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस को समझने के लिए हमें सॉल्यूशन के बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो तीन टाइप के सॉल्यूशन आज हम यहाँ देखेंगे। पहले टाइप का सॉल्यूशन है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और दूसरा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और तीसरा है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इन तीनों सॉल्यूशन को पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आपको ऑस्मोसिस के दो टाइप को अच्छे से पता लगाना है। तो आइए देखते हैं एक एक करके कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है और आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है देखते हैं। हाइपो का मतलब होता है लेस, टोनिक का मतलब होता है सोल्यूट पार्टिकल। जिस सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट के पार्टिकल कम हैं, सॉल्वेंट के पार्टिकल ज़्यादा हैं, उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्यों हमने बनाए, किसके कंपैरिजन में हम सोल्यूट और सॉल्वेंट की अमाउंट कम ज़्यादा बता रहे हैं, आइए हम देखते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। देखिए उसको समझने के लिए हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, वो डायग्राम मैं आपके सामने बना रहा हूँ। ये बीकर हमने ले लिया, इस बीकर के अंदर हमने एक सेल को प्लेस किया। इस सेल के अंदर न्यूक्लियस है, साथ के साथ सेल ऑर्गेनली भी हैं और कुछ साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड वगैरह भी यहाँ प्रेजेंट है। साथ में इसके अंदर सोलवेंट पार्टिकल भी प्रेजेंट होते हैं। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, किसी भी सेल का एक लिक्विड मीडियम जिसके अंदर सोल्यूट पार्टिकल भी भरे हुए होते हैं। जो सोल्यूट पार्टिकल किस फॉर्म के अंदर हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, लिपिड हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकते हैं, साथ के साथ क्या हो सकते हैं, उसके अंदर सेल ऑर्गेनली भी प्रेजेंट होती हैं। और अब इस बीकर के अंदर हमने एक सेल को प्लेस किया। इस सेल के प्लेस करने से पहले इसके अंदर एक सॉल्यूशन भरा जाता है, ठीक है। इसके अंदर एक सॉल्यूशन भरा गया। सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, एक सोल्यूट होता है, सोल्वेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे सोल्वेंट के लिए यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है और सोल्यूट के लिए हम कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए हमने ग्लूकोज ले लिया, ठीक है। तो अगर इस सॉल्यूशन के अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की अमाउंट, ग्लूकोज की अमाउंट यहाँ पे इस सॉल्यूशन के अंदर अगर कम है, किसके कंपैरिजन में, इस सेल के अंदर सोल्यूट के कंपैरिजन में, इस सेल की सोल्यूट और इस सॉल्यूशन के सोल्यूट को हम कंपेयर कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हम कंपैरिजन किस किस के बीच में कर रहे हैं, इस बीकर के अंदर जो सॉल्यूशन है और इस सेल के अंदर जो सॉल्यूशन है, इन दोनों सॉल्यूशन को हम कंपेयर कर रहे हैं। उसी के बेस के ऊपर हम इस सॉल्यूशन का नाम रखेंगे कि ये हाइपोटोनिक है या फिर हाइपरटोनिक है। आइए देखते हैं, अगर इस सेल के अंदर सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा है, अगर इस सेल के सॉल्यूशन के अंदर, सेल का सॉल्यूशन मतलब साइटोप्लाज्म, उसके अंदर अगर सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा है और इस बीकर वाले सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की अमाउंट कम है, ठीक है। अगर सॉल्वेंट की बात करें तो यहाँ पे सॉल्वेंट की अमाउंट कम है, यहाँ पे सॉल्वेंट की अमाउंट ज़्यादा है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा, यहाँ पे सोल्यूट की अमाउंट कम।
यहाँ पे सोल्यूट की अमाउंट कम है तो सोलवेंट की ज़्यादा, और वहाँ पे सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा है तो सोलवेंट की कम। तो देखिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, इट इज़ द सॉल्यूशन विच हैव लेस नंबर ऑफ सोल्यूट। ये ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर लेस नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल हैं एज कंपेयर टू सेल सैप। इस सेल सैप के कंपैरिजन में, मतलब इस साइटोप्लाज्म के कंपैरिजन में इस सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट के पार्टिकल्स कम हैं, तो उसी को ही हम, उस सॉल्यूशन को ही हम क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। बताइए समझ में आया नहीं? दोबारा मैं बताता हूं, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट के पार्टिकल कम हो एज कंपेयर टू उसके अंदर प्लेस्ड जो सेल है उसके सेल सैप के कंपैरिजन में। इस सेल सैप के कंपैरिजन में यहाँ जो सोल्यूट की अमाउंट कम होनी चाहिए, तभी हम इस सॉल्यूशन को क्या कह देंगे, यहाँ कह देंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो इस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर हमने एक सेल सैप को डिप किया हुआ है। देखते हैं, अगर इसको डिप किया एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर तो क्या होगा, ऑस्मोसिस होगी, और ऑस्मोसिस के दौरान क्या होगा, जो वाटर होगा इस सॉल्यूशन के अंदर, जो वाटर होगा वो मूव करना स्टार्ट कर देगा इस सेल के अंदर। इस सेल के अंदर वाटर क्या करना स्टार्ट कर देगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा। क्यों, सेल के अंदर ही क्यों मूव किया, देखते हैं। यहाँ पे अगर सोल्यूट कम है तो यहाँ पे वाटर की फ्री एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, मतलब फ्री वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा मिलेंगे एज कंपेयर टू दिस सेल। इस सेल के अंदर क्या है, सोल्यूट पार्टिकल बहुत ज़्यादा हैं तो उसका वाटर जो है वो फ्री नहीं है, बट इस सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट पार्टिकल कम है तो यहाँ का वाटर फ्री है। तो वाटर हाई कंसंट्रेशन से, हाई फ्री एनर्जी से कहाँ मूव करेगा, हाई केमिकल पोटेंशियल से कहाँ मूव करेगा, लेस केमिकल पोटेंशियल या फिर लेस अमाउंट ऑफ वाटर की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ का इस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का वाटर सेल के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे है, वाटर मूव्स फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन to the cell sap and the process is called एंडोऑस्मोसिस। एंडो का मतलब अंदर, ऑस्मोसिस का मतलब मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल। तो इस सेल सैप के अंदर, मतलब इस सेल के अंदर मूव किया वाटर, तो हमने क्या कहा, एंडोऑस्मोसिस कहा। जिसकी वजह से क्या होगा, किसी की वे अंदर अगर एक्स्ट्रा चीजें भरते हो तो वो फूल जाती है, तो इस सेल के अंदर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर भरता जा रहा है तो सेल क्या हो जाएगी, टर्जिड नेचर की हो जाएगी, फूल जाएगी, तो उसे हम क्या कहते हैं, टर्जिड सेल बोलते हैं। तो अब हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का एक प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं और एंडोऑस्मोसिस क्या होती है वो देख लेते हैं। आइए देखते हैं, इट इज द सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, इट इज द सॉल्यूशन विच हैव लेस नंबर ऑफ सोल्यूट, इसके अंदर लेस नंबर ऑफ सोल्यूट है बिल्कुल, एज कंपेयर टू सेल सैप, इस सेल के सैप के कंपेरिजन में यहाँ पे जो सोल्यूट है वो कम है, ठीक है। ड्यूरिंग ऑस्मोसिस, अगर ऑस्मोसिस होती है तो क्या होता है, वाटर मूव फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू द सेल सैप, वाटर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से सेल सैप के अंदर मूव करेगा, सेल के अंदर मूव करेगा, और उसी दौरान उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, एंडोऑस्मोसिस बोल सकते हैं। तो और उस एंडोऑस्मोसिस की प्रोसेस की वजह से ये सेल क्या हो जाती है, ये फूल जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, टर्जिड सेल का नाम दे देते हैं। तो इसीलिए कहा गया है देन सेल बिकम टर्जिड। तो आपको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन या फिर एंडोऑस्मोसिस समझ आया या नहीं? अब आप देखिए यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं। आपको पता है कि जो सेल होती है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, सेमी परमेबल उसका नेचर होता है, जिसकी वजह से हमने ऑस्मोसिस का नाम दिया और इसी को ही हमने एंडोऑस्मोसिस बोला। अगर आपसे ये पूछा जाए कि एंडोऑस्मोसिस किसकी वजह से होती है, कौन से सॉल्यूशन की वजह से होती है, तो आपका जवाब होगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की वजह से होता है। अगर आप प्रोसेस अच्छे से समझ गए हैं तो आप बहुत ही आसानी से जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर का मतलब ज़्यादा, टोनिक का मतलब क्या होता है, सोल्यूट। अगर सेल सैप के कंपैरिजन में, इस सेल सैप के कंपैरिजन में इस सॉल्यूशन में क्या है, सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा है। किसके कंपैरिजन में ले रहे हैं हम, इस सेल के सैप के कंपैरिजन में ले रहे हैं। अगर यहाँ पे सोल्यूट के पार्टिकल्स ज़्यादा हैं तो यहाँ की जो फ्री एनर्जी, यहाँ पे वाटर की जो फ्री एनर्जी है इस सॉल्यूशन के अंदर बहुत ही कम मिलेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सोल्यूट की अमाउंट बढ़ गई है, जो वाटर हैं वो सारे बिजी हो गए हैं सोल्यूट के साथ। बट सेल सैप के अंदर सोल्यूट की जो मात्रा है वो कम है एज कंपेयर टू इसके सॉल्यूशन के कंपैरिजन में। सेल सैप में सोल्यूट की अमाउंट कम है तो वहाँ पे वाटर की जो फ्री एनर्जी है, वाटर का जो केमिकल पोटेंशियल है वो ज़्यादा मिलेगा। तो हम क्या कह सकते हैं, जब यहाँ पे वाटर का फ्री एनर्जी या केमिकल पोटेंशियल ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो वाटर यहाँ से यहाँ मूव करना चाहिए।
ठीक है। तो आइए बात करते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, द सॉल्यूशन विच हैव हाई नंबर ऑफ सोल्यूट, वो सॉल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट की अमाउंट हाई है एज कंपेयर टू सेल सेप। इस सेल सेप के कंपैरिजन में यहाँ इस सॉल्यूशन में सोल्यूट की अमाउंट हाई है, जिसकी वजह से क्या हो गया, वाटर के जो पार्टिकल हैं वो फ्री नहीं है, वो बिजी हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्वेंट की अमाउंट कम हो गई। ठीक, ड्यूरिंग ऑस्मोसिस, अगर ऑस्मोसिस होती है तो वाटर मूव्स फ्रॉम सेल सेप टू द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगर ऑस्मोसिस होती है तो वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा, जहाँ पे हाई फ्री एनर्जी है, वहाँ जहाँ पे कंसंट्रेशन हाई है, जहाँ पे केमिकल पोटेंशियल ज़्यादा है सॉल्वेंट का, वहाँ से मूव करना स्टार्ट करेगा और वहाँ आकर रुकेगा जहाँ पे फ्री एनर्जी कम है, जहाँ पे केमिकल पोटेंशियल कम है। तो मतलब अब यहाँ पे इस सॉल्यूशन के कंपैरिजन में यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा फ्री हैं, केमिकल पोटेंशियल ज़्यादा है, तो यहाँ से वाटर मूव होना स्टार्ट करेंगे और सराउंडिंग के इस सॉल्यूशन में आके रुक जाएंगे। तो इससे की वजह से क्या होगा, सेल में से वाटर मूव करके बाहर आ रहा है, तो इसकी वजह से हम उस प्रोसेस को हम बोलेंगे एक्सोऑस्मोसिस। और एक्सोऑस्मोसिस की वजह से क्या हो जाएगी, ये जो सेल है वो श्रिंक हो जाएगी और उस कंडीशन को हम बोलते हैं फ्लैसिड कंडीशन। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, ये वो सॉल्यूशन होता है जहाँ पे हाई नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं एज कंपेयर टू सेल सेप। ड्यूरिंग ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के दौरान क्या होता है, वाटर मूव्स फ्रॉम सेल टू द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। वाटर मूव करेगा सेल में से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सोऑस्मोसिस। एक्सो का मतलब बाहर, ऑस्मोसिस हो रहा है मतलब वाटर का मूवमेंट हो रहा है, सेल से बाहर की तरफ मूवमेंट होना वाटर का, दैट इज कॉल्ड एक्सोऑस्मोसिस। और जिसकी वजह से सेल क्या हो जाती है, फ्लैसिड कंडीशन के अंदर आ जाती है। क्या हो जाती है, मुरझा जाती है, बिल्कुल ही श्रिंक हो जाती है। उस कंडीशन को हम फ्लैसिड कंडीशन बोलते हैं। तो दो टर्म है, ठीक है। अगर एक्सोऑस्मोसिस होती है किसी भी सेल के अंदर, तो वो सेल कहाँ रखी हुई है, एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखी हुई है। अगर एंडोस्मोसिस हो रही है किसी सेल के अंदर, तो वो सेल कहाँ रखी हुई है, वो रखी हुई है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, मैंने अभी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना। अब लास्ट देखते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो का मतलब होता है सेम, टोनिक मतलब सोल्यूट। अगर सेल का भी जो सोल्यूट अमाउंट है और जो सॉल्यूशन है उसका जो सोल्यूट अमाउंट है वो अगर इक्वल हो, उनके बीच में कोई डिफरेंस ना हो, तो दोनों का क्या होगा, फ्री एनर्जी, सॉल्वेंट की फ्री एनर्जी सेम होगी, तो वाटर ना तो सेल से बाहर आएगा ना सेल के अंदर जाएगा, तो वहाँ पे ऑस्मोसिस की प्रोसेस नहीं होगी। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, द सोल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज सेम एज द सेल सेप। द सोल्यूट की कंसंट्रेशन है वो सॉल्यूशन में भी उतनी ही होगी और सेल सेप के अंदर भी उतनी ही होगी, तो उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सो देयर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, तो वाटर का कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, ना सेल से बाहर ना सेल के अंदर जाएगा वाटर, ठीक है। सो द शेप ऑफ सेल एज इट इज ओरिजिनल, तो जो शेप होगी सेल की वो बिल्कुल ओरिजिनल के जैसी होगी, ना तो श्रिंक होगी, ना ही मतलब ना तो फ्लैसिड होगी, ना ही टर्जिड होगी, तो वैसी की वैसी ही रहेगी आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सेल को प्लेस करने के बाद, ठीक है। तो हमने तीन टाइप के सॉल्यूशन पढ़े, कौन कौन से, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो क्या करता है, सेल के अंदर एंडोऑस्मोसिस करवाता है, जिसकी वजह से सेल कैसी हो जाती है, टर्जिड हो जाती है, फूल जाती है। दूसरा हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन पढ़ा, जिसके अंदर क्या होता है, हाइपरटोनिक मतलब वहाँ पे सोल्यूट की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है और उसकी वजह से एक्सोऑस्मोसिस होती है और सेल की कंडीशन कैसी हो जाती है, फ्लैसिड कंडीशन हो जाती है। थर्ड पढ़ा हमने आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, सोल्यूट की अमाउंट सेल सेप और सॉल्यूशन के अंदर दोनों के अंदर इक्वल होती है, जिसकी वजह से कोई भी ऑस्मोसिस की प्रोसेस नहीं होती और सेल की शेप एज इट इज मिलती है हमें। अब देख लेते हैं कुछ ऐसे प्रेशर जो डेवलप होते हैं ड्यूरिंग द ऑस्मोसिस। जब ऑस्मोसिस हो रहा होता है तो कुछ प्रेशर होते हैं जो डेवलप होते हैं, वो कौन कौन से प्रेशर हैं, आइए देख लेते हैं। पहला प्रेशर है टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर कब डेवलप होता है, जब एंडोऑस्मोसिस होती है। एंडोऑस्मोसिस कब होगी, जब सेल को प्लेस करेंगे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। ये सब मैंने आपको पिछली स्लाइड के अंदर बताया है।
देखिए, इट इज द प्रेशर विच डेवलप इन द प्रोटोप्लाज्म ड्यू टू ऑस्मोटिक एंट्री ऑफ वाटर। ऑस्मोटिक एंट्री ऑफ वाटर मतलब वाटर की एंट्री हुई है सेल के अंदर इनटू द सेल, दैट इज कॉल्ड एंडोऑस्मोसिस। टर्गर प्रेशर पुशेस द प्रोटोप्लाज्म अगेंस्ट द सेल वॉल एंड द सेल बिकम टर्जिड। टर्जिड सेल क्या होती है, मैंने बताया फूली हुई सेल होती है। फूली हुई सेल का मतलब क्या होता है कि उसके सेल वॉल के ऊपर प्रेशर लग रहा है, किसकी वजह से, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर भरने की वजह से। आइए इस डायग्राम के अंदर देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, फ्री एनर्जी ज्यादा है। अगर ये वाटर मॉलिक्यूल यहां मूव करेंगे, ठीक है, यहां मूव करेंगे तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल इस सेल के अंदर भरते चले जाएंगे। तो वाटर मॉलिक्यूल जब इस सेल के अंदर भरेंगे तो उसका जो प्रोटोप्लाज्म है, उसका जो साइटोप्लाज्म है, वो क्या करेगा, इस वॉल के ऊपर प्रेशर लगाना स्टार्ट करेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि कोई भी चीजें अगर इसके अंदर भरेंगे आप तो ये क्या होगा, फूलना स्टार्ट होगा। फूलने का मतलब क्या है, उसकी वॉल के ऊपर प्रेशर लगना। किसी भी सेल की वॉल के ऊपर अगर प्रेशर लगता है, किसकी वजह से, ऑस्मोटिक एंट्री ऑफ वाटर की वजह से। अगर वाटर का मूवमेंट सेल के अंदर हो रहा है जिसकी वजह से सेल फूल रही है, और फूलने की वजह से क्या हो रहा है, सेल के ऊपर प्रेशर लग रहा है, उस प्रोटोप्लाज्म के बढ़ने की वजह से सेल के ऊपर प्रेशर लगना, उस प्रेशर को हम कहते हैं टर्गर प्रेशर, जिसकी वजह से सेल क्या हो जाती है, टर्जिड नेचर की हो जाती है, फूल जाती है। तो हम क्या कह सकते हैं, टर्गर प्रेशर क्या है, इट इज द प्रेशर। ये एक प्रेशर है जो कब डेवलप होता है, विच डेवलप इन द प्रोटोप्लाज्म, इसके प्रोटोप्लाज्म के अंदर डेवलप होगा। ठीक है, बनेगा इसके प्रोटोप्लाज्म के अंदर। क्यों, क्योंकि वाटर भर रहा है तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही इकट्ठा हो रहा है, साइटोप्लाज्म के अंदर इकट्ठा हो रहा है, और वही साइटोप्लाज्म भरा हुआ वो वॉल के ऊपर प्रेशर लगा रहा है ताकि वो फूल जाए और ज्यादा एरिया बढ़ा ले। ठीक है, तो विच डेवलप इन द प्रोटोप्लाज्म ड्यू टू द ऑस्मोटिक एंट्री ऑफ वाटर। ऑस्मोटिक एंट्री मतलब ऑस्मोसिस की वजह से वाटर की एंट्री हुई, उसकी वजह से टर्गर प्रेशर पुशेस द प्रोटोप्लाज्म अगेंस्ट द सेल वॉल। सेल वॉल के अगेंस्ट ये क्या लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है। कौन, प्रोटोप्लाज्म, जो कि किसकी वजह से बढ़ा है, प्रोटोप्लाज्म ऑस्मोटिक एंट्री की वजह से बढ़ा है, वाटर की। ठीक है, एंड द सेल बिकम्स टर्जिड, जिसकी वजह से सेल क्या हो जाती है, फूल जाती है। आप देखिए, किसी भी गुब्बारे के अंदर अगर हम हवा भरते हैं, पहले क्या होता है, गुब्बारा एक छोटी सी कंडीशन में होता है, अगर हम हवा भरते हैं अंदर तो जो एयर है, जो गैस है हमारी, उस बलून के अंदर एंट्री करती है, और वो एयर ही क्या करती है, बलून की जो वॉल होती है उसके ऊपर प्रेशर लगाती है ताकि बलून का साइज बढ़ जाए। तो वो हमारी एयर का जो प्रेशर है, जो बलून की वॉल के ऊपर लग रहा है, उसे हम कहते हैं टर्गर प्रेशर, और उसकी वजह से बलून क्या हो जाता है, फूल जाता है, टर्जिड नेचर का हो जाता है। तो टर्गर प्रेशर क्या है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ये क्या है, ये एक प्रेशर है जो डेवलप होता है प्रोटोप्लाज्म के अंदर ड्यू टू द ऑस्मोटिक एंट्री ऑफ वाटर। ऑस्मोटिक एंट्री ऑफ वाटर की वजह से प्रोटोप्लाज्म के अंदर बढ़ने वाला जो प्रेशर है उसे हम टर्गर प्रेशर बोलते हैं। और ये टर्गर प्रेशर पुश करता है प्रोटोप्लाज्म को अगेंस्ट सेल वॉल, सेल वॉल के अगेंस्ट में पुश करता है, किसको, प्रोटोप्लाज्म को, और सेल क्या हो जाती है, टर्जिड नेचर क्या हो जाता है, फूल जाता है। अब ठीक है, सेल फूल गई, अब सेल भी कुछ ना कुछ प्रेशर अगेंस्ट में जरूर लगाएगी उस टर्गर प्रेशर के, कि मैं फूलूंगी नहीं, मैं इतना ही रहूंगी। बट अगर टर्गर प्रेशर बढ़ता जा रहा है तो सेल का जो प्रेशर है वो डाउन पड़ जाएगा, सेल वॉल का प्रेशर डाउन पड़ जाएगा। तो मतलब जो सेल वॉल के अगेंस्ट में प्रेशर लग रहा है वो क्या है, टर्गर प्रेशर। और जो प्रेशर टर्गर प्रेशर के अगेंस्ट में लग रहा है, सेल वॉल के द्वारा लगाया जा रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेल वॉल प्रेशर या फिर वॉल प्रेशर के नाम से जानेंगे। तो देखिए, वॉल प्रेशर क्या होता है, सेल वॉल इज रिजिड एंड इलास्टिक। सेल वॉल कैसी होती है, रिजिड नेचर की होती है और इलास्टिक नेचर की होती है। देयरफॉर इट एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट प्रेशर। इसकी वजह से जो सेल वॉल होती है वो इक्वल और अपोजिट प्रेशर लगाती है, किसके अगेंस्ट, उस ऑस्मोटिक एंट्री की वजह से जो प्रेशर डेवलप हुआ है उसके अगेंस्ट जो सेल वॉल होती है वो भी अगेंस्ट में प्रेशर लगाती है कि नहीं, मैं फूलूंगी नहीं, चाहे आप कितना भी भर लो। बट फिर भी क्या होता है कि वो फूल जाती है, सेल वॉल का जो प्रेशर होता है वो कम पड़ जाता है एज कंपेयर टू किसके, टर्गर प्रेशर के। ठीक है, जो सेल वॉल प्रेशर लगा रही है अगेंस्ट में, प्रोटोप्लाज्म के अगेंस्ट में जो प्रेशर लगा रही है सेल वॉल, उसे हम कहते हैं वॉल प्रेशर कहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सेल
टर्जिड हो जाती है। अगर सेल वॉल के जो प्रेशर है अगर वो कम ना पड़े तो सेल वॉल कभी भी फूलेगी नहीं। क्यों? वॉल का प्रेशर कम पड़ जाता है एज कंपेयर टू प्रोटोप्लाज्म के प्रेशर से, जिसे हम टर्जिड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, टर्जिड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, इन फुली टर्जिड सेल, अगर फुली टर्जिड सेल है, एकदम कंप्लीट फुली हुई सेल है, उस दौरान क्या होता है कि ट्रिगर प्रेशर इक्वल होता है वॉल प्रेशर के, मतलब अब उससे ज्यादा वो नहीं फूल सकती है। क्यों? क्योंकि ट्रिगर प्रेशर इक्वल आ चुका है वॉल प्रेशर के। अगर वॉल प्रेशर कम पड़ जाएगा तो क्या होगा? और फूलेगी। अगर वॉल प्रेशर ट्रिगर प्रेशर के इक्वल है तो नहीं फूलेगी, बिल्कुल भी नहीं फूलेगी। अगर वॉल प्रेशर ट्रिगर प्रेशर से कम है तो क्या होगा? सेल क्या हो जाएगी? फ्लैसिड कंडीशन के अंदर आ जाएगी, मुरझा जाएगी। ठीक है, तो क्या है? ट्रिगर प्रेशर मैंने बताया जो एंट्री होगी वाटर की, जिसकी वजह से प्रेशर लगेगा सेल वॉल के ऊपर और सेल क्या हो जाएगी? फूलती चली जाएगी। बट उसी वक्त जो सेल वॉल होती है वो भी अपोजिट में कुछ प्रेशर लगाती रहती है कि वो कोशिश करती है कि मैं ना फूलूं। तो वो जो वॉल का प्रेशर है वो अपोजिट लगता रहता है, किसके? प्रोटोप्लाज्म के अगेंस्ट लगता रहता है। उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? वॉल प्रेशर का नाम देते हैं। जब फुल्ली टर्जिड सेल होगी, एकदम सबसे ज्यादा फूली हुई सेल होगी, उस दौरान क्या होगा? ट्रिगर प्रेशर और वॉल प्रेशर इक्वल अमाउंट के अंदर होंगे। नेक्स्ट प्रेशर देखते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या होता है? देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है इट इज ए प्रेशर विच डेवलप इन ए सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन के अंदर डेवलप हुआ प्रेशर जो कब होता है? व्हेन इट इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स प्योर सॉल्वेंट बाय ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। मतलब देखिए कि यहाँ इस सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है? सॉल्यूशन प्रेजेंट है। इस सेल के बाहर भी क्या प्रेजेंट है? सॉल्यूशन प्रेजेंट है। ठीक है, जब ये जो बाहर वाला जो सॉल्यूशन है, यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? फ्री एनर्जी ज्यादा है, और सेल के अंदर जो सॉल्यूशन है उसके अंदर क्या है? फ्री एनर्जी कम है। तो जो प्रेशर लगेगा, किसका प्रेशर? जो सॉल्वेंट यहां जाएंगे, जो सॉल्वेंट यहां जाएंगे, तो उससे पहले यहां भी सॉल्यूशन के कुछ पार्ट यहां प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है। ठीक है, वाटर जब यहां मूव करेंगे, जब यहां मूव करेंगे तो इन पार्टिकल्स में, इन पार्टिकल्स के ऊपर प्रेशर लगेगा कि तुम दूर हटो, हम आएंगे अंदर। ठीक है, तो इनको दूर हटाने के लिए जो प्रेशर लग रहा है इन सॉल्वेंट पार्टिकल का, उसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब ऑस्मोसिस होने के लिए जो प्रेशर इस्तेमाल किया जाता है उसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। जैसे कि डिफ्यूजन के लिए जो प्रेशर यूज होता है उसे हम डिफ्यूजन प्रेशर के नाम से जानते हैं। इसीलिए जो पार्टिकल्स के द्वारा जो ऑस्मोसिस के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन पार्टिकल्स के द्वारा जो प्रेशर लगाया जा रहा है उसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल, यहाँ के जो सॉल्वेंट पार्टिकल है, ये इधर मूव हो रहे हैं और वो जो पार्टिकल्स हैं वो प्रेशर लगा रहे हैं इसके प्रोटोप्लाज्म के ऊपर कि तुम साइड में हटो, तुम दूर जाओ, हम यहाँ अंदर आ रहे हैं। तो इन पार्टिकल्स के द्वारा जो ऑस्मोसिस के दौरान डिफ्यूज हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं, उन पार्टिकल्स के दौरान जो प्रेशर लगाया जाता है उसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। और ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर किया जाता है किस यूनिट के अंदर? पास्कल्स के अंदर मेजर किया जाता है। तो 3 टाइप के प्रेशर मैंने यहाँ पे बताए, ट्रिगर प्रेशर, वॉल प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेशर हैं, टाइप ऑफ प्रेशर हैं, इनको याद रखिएगा। जैसे हमने डिफ्यूज़न प्रोसेस के कुछ सिग्निफिकेंट पॉइंट देखे थे कि डिफ्यूज़न प्रोसेस हमारे प्लांट के अंदर कहाँ काम आती है, उसी तरह ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्लांट के लिए। बिना ऑस्मोसिस कुछ काम ऐसे हैं जो नहीं किए जा सकते। आइए देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के क्या क्या सिग्निफिकेंस होते हैं देखते हैं। पहला, रूट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल बाय ऑस्मोसिस। मैंने डिफ्यूज़न के अंदर भी बताया था कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड अपटेक ऑफ वाटर फ्रॉम डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न से अपटेक ऑफ वाटर होता है और ऑस्मोसिस से भी एब्जॉर्प्शन किया जाता है वाटर का। तो आपसे अगर पूछा जाए कि रूट के द्वारा जब वाटर का एब्जॉर्प्शन किया जाता है तो वो कौन सी प्रोसेस से किया जाता है, तो आप ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न दोनों का नाम लेंगे। तो डिफ्यूज़न के अंदर भी आप ये पॉइंट लिख सकते हैं और ऑस्मोसिस के अंदर भी ये पॉइंट लिख सकते हैं। वो क्या है? रूट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सोइल बाय ऑस्मोसिस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सेल टू सेल मूवमेंट ऑफ वाटर बाय ऑस्मोसिस। देखिए, सेल टू सेल मूवमेंट क्यों कहा? क्योंकि हर सेल के पास एक सेल मेम्ब्रेन होती है और वो मेम्ब्रेन कैसी होती है? सेमी परमेबल नेचर की होती है। अगर एक सेल से दूसरे सेल के पास
अगर वाटर का मूवमेंट करवाना है तो वो किसकी वजह से होगा, वो ऑस्मोसिस की वजह से ही होगा। तो इस पॉइंट के अंदर ये लिखा गया है कि सेल टू सेल मूवमेंट ऑफ वाटर बाय ऑस्मोसिस। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ऑस्मोसिस मेंटेन द वाटर इनसाइड द सेल। आपको पता है कि वाटर ही ऑस्मोसिस के थ्रू मूव कर सकता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू वाटर ही मूव कर सकता है। तो इसका मतलब जब भी सेल के अंदर वाटर की कमी होगी तो सराउंडिंग से जो वाटर है वो क्या होगा, वो वहाँ से उठ करके सेल के अंदर चला जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सेल के अंदर वाटर की अमाउंट मेंटेन रहती है। तो ऑस्मोसिस क्या करता है, मेंटेन द वाटर इनसाइड द सेल, जिसकी वजह से जो प्रोटोप्लाज्म की नॉर्मल एक्टिविटी होती है वो चलती रहती हैं। अगर वहाँ पे वाटर की अमाउंट कम हो जाती है तो प्रोटोप्लाज्म की मतलब सेल की जो एक्टिविटीज़ हैं वो डाउन पड़ जाती हैं। इसलिए क्या होता है कि ऑस्मोसिस वाटर की जो अमाउंट होता है सेल के अंदर वो मेंटेन रखता है, जिसकी वजह से सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है वो अपने फंक्शन ईजिली और अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एंडोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस मतलब सेल के अंदर वाटर का मूवमेंट, मेंटेन टर्जिडिटी। बिल्कुल, अगर सेल के अंदर वाटर का मूवमेंट होगा तो सेल क्या होगी, टर्जिड हो जाएगी, फुली हुई एकदम बढ़िया तरीके की होगी। इन द सेल, टर्जिडिटी इन द सेल विच इज नेसेसरी एज प्लांट लैक एनी स्केलेटन सिस्टम। आपने स्केलेटन सिस्टम का नाम सुना है, जिसके अंदर बोन्स एंड कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं, बट प्लांट के पास ऐसा कोई स्केलेटन सिस्टम नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ के ऊपर टिका हुआ है, उनके सेल्स की टर्जिडिटी के ऊपर टिका हुआ है। जब तक सेल के अंदर टर्जिडिटी प्रेजेंट है, मतलब जब तक सेल्स फुली हुई हैं, तब तक प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाता है। अगर उनकी सेल्स मुरझा जाती हैं, प्लांट की सेल मुरझा जाती हैं, तो क्या हो जाता है, वो प्लांट सीधा खड़ा नहीं हो सकता, प्लांट के पार्ट्स एकदम सही तरीके से नहीं खड़े हो सकते। आपने देखा होगा कि अगर किसी भी प्लांट की लीफ मुरझा जाती है तो वो लीफ की क्या हो जाती है, डायरेक्शन एकदम खड़ी नहीं होती, वो एकदम इस तरह से गिर जाती है, मतलब उसके अंदर क्या है, टर्जिडिटी नहीं है। अब वो अपना एक परफेक्ट एक्सिस नहीं बना सकती, मतलब उसके अंदर कोई स्केलेटन सिस्टम तो है नहीं। तो अगर सेल्स टर्जिड हैं तो वो अपने एक पर्टिकुलर एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट होंगी, तो वो अपने अंदर क्या होगी, एक शेप को मेंटेन कर पाएंगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्लांट के पास कोई स्केलेटन सिस्टम नहीं होता, वो सिर्फ टिका हुआ है किसके ऊपर, सेल्स की टर्जिडिटी के ऊपर। और वो किससे मेंटेन की जा सकती है, वो सिर्फ ऑस्मोसिस प्रोसेस की वजह से ही मेंटेन की जा सकती है। तो यहाँ पे क्या है, एंडो ऑस्मोसिस मेंटेन टर्जिडिटी इन सेल विच इज नेसेसरी। बिल्कुल जरूरी है ये टर्जिडिटी, क्योंकि वहां पे कोई भी स्केलेटन सिस्टम नहीं पाया जाता। ठीक है, ट्रिगर प्रेशर रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट। प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं उनके मूवमेंट के अंदर भी क्या होते हैं, जो ऑस्मोसिस होता है वो हेल्प करता है। ऑस्मोसिस अगर होगा, एंडोऑस्मोसिस होगा तो क्या होगा, टर्जिडिटी बढ़ेगी। अगर एक्सोऑस्मोसिस होगा तो टर्जिडिटी घटेगी, मतलब फ्लैसिड कंडीशन आएगी। स्टोमेटा का आपने नाम सुना होगा। स्टोमेटा एक ऐसा पोर है जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन होता है, जिसके थ्रू ट्रांसपिरेशन होता है। वो जो पोर बनता है वो किसकी वजह से बनता है, एक सेल होता है जिसको गार्ड सेल बोलते हैं। अगर गार्ड सेल के अंदर टर्जिडिटी बढ़ जाती है, अगर गार्ड सेल फूल जाती हैं, तो क्या हो जाता है, स्टोमेटा ओपन हो जाता है। अगर क्या हो जाता है, वो सेल्स अगर क्या हो जाती हैं, फ्लैसिड कंडीशन के अंदर हो जाती हैं, टर्जिडिटी कम हो जाती है, तो पोर क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो उस टर्जिडिटी की वजह से पोर ओपन होते हैं एंड क्लोज होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, प्लांट के जो पार्ट्स हैं वो मूव करते हैं किसकी वजह से, ऑस्मोसिस की वजह से। तो ट्रिगर प्रेशर रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स, जैसा कि मैंने स्टोमेटा के अंदर बताया। एग्जाम्पल हमने ले लिया ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो स्टोमेटा ओपन होगा या क्लोज होगा वो डिपेंड करेगा उनकी सेल्स के अंदर, गार्ड सेल्स के अंदर टर्जिडिटी ज़्यादा है या फिर टर्जिडिटी कम है, वो कम फूली हुई हैं या फिर ज़्यादा फूली हुई हैं, उसके ऊपर हम डिसाइड करेंगे कि स्टोमेटा ओपन है या फिर क्लोज है। तो ये मैंने आपको सिग्निफिकेंस बताए ऑस्मोसिस के। आज मैंने इस वीडियो के अंदर कंप्लीट किए हैं दो टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसका नाम है डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस। मैंने यहाँ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और आई होप आप अगर ये चीज़ें समझ गए हों तो आप अपना फीडबैक इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मुझे ये पता चले कि आपको कितना समझ में आया। तो बने रहिए इस चैनल के साथ, मैं आपके लिए एक नई और वीडियो लेकर आऊँगा।